स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Moving on to our topic, that is basically the introduction to the ANS. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ANS को मैं छोड़ देती हूँ, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। आपने जब अपने FSC में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें था कि भाई हमारे पास एक नर्वस सिस्टम होता है, उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अंडर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम दो चीज़ें पढ़ते थे जो आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है। दिस इज योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। दिस वाज एक्चुअली योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हम यहाँ पे ANS की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम फर्दर डिवीजन्स कर देते हैं, एफरेंट डिवीजन एंड इफरेंट डिवीजन। इफ यू गाइस रिमेंबर, आप लोगों ने एक सेंसरी न्यूरॉन सिस्टम पढ़ा होगा, एक मोटर न्यूरॉन्स पढ़ा होगा। सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह से रिलेटेड जो आपने बात की थी वो एफरेंट होती है। एनीथिंग दैट इज कैरिंग द मैसेज फ्रॉम दीज मसल्स या कोई भी आपका जो इफेक्टर सिस्टम होता है उससे मैसेज लेके आता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज कन्वे करता है। मैसेज यहाँ पे जो है कोड होता है, कोडिंग होने के बाद वापस जब जाता है तो उसे हम इफरेंट कहते हैं। जो लेके आता है उसे हम एफरेंट कह रहे थे, जो लेके वापस जाता है इफेक्टर के बाद उसे हम इफरेंट कह रहे थे। ठीक है, एफरेंट की तो हमारे पास कहानी सिंपल है। सेंसरी हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिंपली मैसेज कैरी करते हैं। हमारे पास जो थोड़ा मसला आता है वो कहाँ पे आता है जी, इफरेंट डिवीजन में आता है। क्या मसला आता है कि इफरेंट डिवीजन हमारे पास दो तरह की होती है। अगर आपको लड़कों को ज्यादातर शौक होता है गाड़ियों का, आप लोगों को एक मैनुअल होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो आपकी जो मैनुअल गाड़ी है ना, जो आप लोगों को खुद अपने हाथ से ड्राइव करना पड़ती है, दैट इज बेसिकली योर सोमैटिक सिस्टम। ठीक है, दैट इज अंडर योर कंट्रोल। आप अगर गियर डालोगे तो वो चलेगी। ठीक है, ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक जो आपकी गाड़ी होती है, दैट इज बेसिकली कि आपने एक दफा बटन क्लिक किया या कोई भी आपके पास सिग्नल आया तो वो ऑटोमेटिकली सारा काम खुद ही करेगी। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज सिंपली लाइक दैट कि एक हमारे पास सोमैटिक सिस्टम होता है, एक हमारे पास ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है। आपका जो सोमैटिक सिस्टम है उसमें आपका सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपके कंट्रोल में एज सच नहीं होता। आपका कोई मैसेज आएगा और वो रिलाई करेगा इनटू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो भी काम होना है वो हमारे पास इन सिस्टम्स के अंदर आ जाएगा, जिसे हम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक या इंटैरिक सिस्टम कहते हैं। मैंने अभी तक जो बातें बोली है इसमें आज सच कोई मुश्किल चीज नहीं थी, कोई चीज नई नहीं थी आप लोगों के लिए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में FSC में ये चीजें पढ़ी हुई। ठीक है, अच्छा अभी तक आप लोगों ने जो चीज मेरा ख्याल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ी थी, दैट इज इंटैरिक सिस्टम। इंटैरिक सिस्टम आप लोगों ने एक अलग से सिस्टम पढ़ा होगा इसमें सेकेंड ईयर में, जो आप गट सिस्टम अपना कहते हो। ठीक है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में जब GIT पढ़ा होगा उसमें इंटैरिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आजकल जो है वो तीन में डिवाइड कर देते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड इंटैरिक। इंटैरिक में हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ही होते हैं मेनली, लेकिन उनका जो गैंग्लियोनिक सिस्टम होता है वो एक अलग कहानी है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आपको समझना जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली द सिंपैथेटिक and what actually the parasympathetic. We will not be dealing with the indirect, हम सिर्फ sympathetic parasympathetic की बात करेंगे। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके रिसेप्टर्स आपको पता होने चाहिए, ये कैसे एक्शन करते हैं, सिंपैथेटिक कब काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगा। एक पेशेंट है वो आपके पास सिंपैथेटिक का, उसमें कोई मसला हो गया तो आप क्या करोगे, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट लाना है तो आप क्या करोगे। अगर आपको ये सारी कहानी चलानी आती है तो आप बाकी सारा अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये चीज नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यू गाइस नो वेरी वेल कि ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो रिसाइड करता है, और हमारे पास T1 से L2 तक, इफ यू गाइस रिमेंबर, ये आपके फिजियो वगैरह से रिलेटेड या एनाटॉमी में भी आप लोगों ने कवर किया होगा कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्व्स हैं कहाँ से अराइज होती हैं, T1 से लेके L2 तक अराइज होती है। ठीक है, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारे पास वेरियस गैंग्लिया होते हैं, जैसे सिलरी गैंग्लिया हो गया, ऑर्टिक गैंग्लिया हो गया, कोई भी हमारे पास जो आपने वेरियस गैंग्लियन पढ़े हैं इन योर एनाटॉमी बुक, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अराइज हो रहे होते हैं। बताने का मकसद क्या है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ हमारे पास ये एक प्री गैंग्लियोनिक या सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन आप इसे बोलते हो, कि आपके साइड पे दोनों साइड्स पे इधर पड़ी होती है। ठीक है,
यहाँ से फाइबर्स अराइज करते हैं, इन्होंने अराइव करके इस गैंग्लियन के अंदर फर्स्ट अपना एक स्टेशन बनाना होता है, रिले स्टेशन। इसे हम कह देते हैं, ये जो फाइबर्स आपके अराइज हो रहे हैं हम कह रहे हैं प्री गैंग्लियनिक। जो गैंग्लियन से पहले पहले वाले फाइबर्स हैं दैट इज प्री गैंग्लियनिक, सिंपल। जो गैंग्लियन में रिले करने के बाद आएंगे दैट इज पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, ठीक। अब मुझे आप खुद देख के बताओ, यहाँ पे प्री गैंग्लियनिक की लेंथ ज्यादा है या पोस्ट गैंग्लियनिक की लेंथ ज्यादा है? साफ साफ नजर आ रहा है, प्री गैंग्लियनिक जो है हमारे पास शॉर्ट है, पोस्ट गैंग्लियनिक हमारे पास लॉन्गर है। तो एक जो मेन डिफरेंस हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर करते हैं, नंबर वन वाज कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं दे विल बी अराइजिंग फ्रॉम द T1 टू L2, ठीक। और जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक हैं दे आर बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द वेरियस न्यूक्लियाई, ठीक। सेकंड हमारे पास जो डिफरेंस है वो हम करते हैं कि जो हमारे पास प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं फ्रॉम द सिंपैथेटिक पार्ट, वो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक लॉन्ग होते हैं। अगर यही बात मैं आपको यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के लिए दिखाऊं तो जस्ट लुक हियर, ये उन्होंने इसका गैंग्लियन बताया हुआ है, ये जहाँ पे रिले हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फाइबर्स आएंगे, यहाँ से फाइबर्स ने जो है यहाँ पे जाके रिले करना है, तो दीज आर बेसिकली द प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स एंड आफ्टर दिस इज बेसिकली योर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, ठीक है। तो आपके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स इन द सिंपैथेटिक पार्ट आर शॉर्टर, whereas the preganglionic fibers in the parasympathetic are longer, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली दो जो है वो डिफरेंसेस हो गए, ये चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद वेरियस हमारे पास कैटेगरीज होती हैं कि सिंपैथेटिक जो है हमारे पास ज्यादातर जो सिस्टम होते हैं उसमें ड्यूअल इनोवेशन होती है कि सिंपैथेटिक भी होता है पैरासिम्पैथेटिक भी होता है, लेकिन बाज़ जगह पे सिंपैथेटिक डोमिनेट करता है, बाज़ जगह पे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेट करता है, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ सिंपैथेटिक होता है या सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। सो यू गाइस हैव टू रिमेंबर कि कहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक ज्यादा आएगा, कहाँ पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा आएगा, कहाँ पे हमारा सिर्फ सिंपैथेटिक आ रहा है। जस्ट फॉर द सेक कि जब आप लोगों ने ड्रग्स याद करनी है कि सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आप कोई जो है सिंपैथेटिक से रिलेटेड कोई ड्रग देते हो, कोई ऐसी ड्रग देते हो जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, तो आपकी कोई ऐसी डिजीज है जहाँ पे सिंपैथेटिक इफेक्ट ही नहीं आना, तो आप वो ड्रग अगर किसी को दे दोगे तो उसका कोई फायदा होगा। So you have to memorize these things कि कहाँ पे sympathetic dominate कर रहा है, कहाँ parasympathetic है, कहाँ पे जो है वो हमारे पास sympathetic सिर्फ आएगा और कहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो है वो parasympathetic आएगा। I hope I didn't mix that. अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? Let me repeat the same thing जो मैंने अभी बात की है, जो हमारे पास मेनली क्रेनियोसेक्रल पार्ट में जो हमारे पास न्यूक्लियाई थे, जो आपने सीलियरी पढ़े हैं या फिर ओटेक हैं या वेरियस जितने भी आपने न्यूक्लियाई पढ़े थे, जो सीएनएस में आपने एनाटॉमी में पढ़े होंगे, वहां से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अराइज करते हैं, उनके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर बेसिकली लॉन्गर, देन वो हमारे पास रिलाई करेंगे इनटू द गैंग्लिया, फिर उधर से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे और वो हमारे पास वेरियस ऑर्गन पे जाके रिलाई करेंगे। कमिंग टूवर्ड्स द सिंपैथेटिक, हमारे पास T1 से L2 तक जो है वो सिंपैथेटिक अराइज करते हैं। ये क्या करेंगे, हमारे पास जो साइड पे सिंपैथेटिक चेन मैंने पीछे आपको दिखाई थी वहां पे जाके रिले करेंगे, और रिले सेंटर में जो है हमने कहा इसकी जो लेंथ होती है प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स की, दैट इज बेसिकली शॉर्टर देन द पोस्ट गैंग्लियनिक एज यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको अजीब नजर आ रही होंगी कि कहीं पे एसिटाइलकोलिन लिखा हुआ है, कहीं पे उन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ। ये चीजें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल ये देख लो, ये हमने पढ़ा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आप आ जाओ अपने सोमैटिक सिस्टम पे। सोमैटिक सिस्टम में देखो, उसने कहीं पे प्री गैंग्लियनिक या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स की बात नहीं की। उसने क्या किया है, उसने एक न्यूरॉन पकड़ा है, उस न्यूरॉन को सीधा ले गया और उसने उसे कह दिया ये मोटर न्यूरॉन है। इन अदर वर्ड्स, आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ एक न्यूरॉन होता है, दैट इज टर्म्ड एज अ मोटर न्यूरॉन। द सेम न्यूरॉन इन योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस गैंग्लिया। होप इट इज क्लियर। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एट द एंड।
अगेन वही रिपीटेशन है जो मैंने चीजें आपको बता दी हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, थोरैसिक और लंबर रीजन। सिंपैथेटिक जो है, पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास ब्रेन और सेक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेगा। इसमें जो लेंथ है शॉर्टर होगा, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्गर है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होते हैं। सिंपैथेटिक के गैंग्लिया आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था साइड पे जो है वो सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन होती है, तो हमारे पास क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड थे। और पैरासिम्पैथेटिक के ज्यादातर जो है हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन्स के करीब करीब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज जो मैंने आपको पीछे से दिखा देती हूँ, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ब्रांचिंग देख लेगा। ये देखो, यहाँ से हमारे पास एक फाइबर आया, ठीक है, यहाँ पे जाके ये वेरियस, मतलब ये इस ऑर्गन को भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। मतलब ये कि इसकी जो ब्रांचेस है दे आर बेसिकली डिफ्यूज्ड। अब पैरासिम्पैथेटिक की तरफ देखो तो यहाँ से एक ब्रांच आई, उसने सिर्फ एक को सप्लाई किया, फिर दूसरी गई, दूसरे आराम से दूसरी को किया। इसका जो है वो थोड़ा डिफ्यूज सिस्टम है कि एक ब्रांच जो है वो वेरियस में डिवाइड हो गई है और फिर सप्लाई कर रही है, इसने 1-to-1 कनेक्शन मेंटेन किया हुआ है। दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो सिंपैथेटिक की होती है वो वाइड होती है आपकी पूरी बॉडी में। इसके अलावा जो हमारे पास टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पे आ जाते हैं, तो हमारे पास जाहिर बात है जब सिंपैथेटिक इफेक्ट जो है आपकी ये जो ब्रांचेस हैं ये डिफ्यूज हैं, तो आपका रिस्पॉन्स भी डिफ्यूज टाइप आएगा, ठीक है। अच्छा जी, साइड पे आपको दो चीजें नजर आ रही है। जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है उसे हम फाइट एंड फ्लाइट स्टिमुलस भी कहते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है दैट इज बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टिमुलस। इन्हें ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन होती है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा, एफएससी से पढ़ते आ रहे हो। लेट मी रिपीट इट अगेन। जब भी कभी इमरजेंसी कोई सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल आपके पीछे खुदा न खास्ता कोई शेर लग जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको किस चीज की जरूरत है, आपको भूख लगेगी उस टाइम पे, आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी कि मुझे इस तरह की एनर्जी चाहिए कि मैं यहाँ से भागूं, ठीक है। भागने के लिए आपके मसल्स एक्टिवेट होने चाहिए, आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए, आपकी जो है रेस्पिरेटरी रेट तेज होना चाहिए, आपके जो है ब्रेन सर्कुलेशन ज्यादा होना चाहिए, सोचने के लिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा, जब आप नॉर्मल घर में लेटे हुए हो तो आपको क्या ये जरूरत है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो, क्या आपको जरूरत है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो, क्या आपको उस टाइम भूखा रहने की जरूरत है, आपको कोई ऐसी जरूरत है कि यार बस मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूं और मैं वॉशरूम भी ना जाऊं और बस ठीक है जो जिंदगी में हो रहा है सारा कुछ भाग दौड़ के कर लें। So these are basically opposite to each other कि sympathetic is a kind of fight and flight। जब आपको कोई इमरजेंसी होती है, जब आपने किसी फाइट टाइप चीजों से डील करना होता है, देन आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब आपने घर में आराम से एसी के नीचे बैठना है या फिर कोई काम करना है, ठीक है, डेली लाइफ का, देन आपका जो है मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्लियर? अच्छा जी, अब ये वो बात है जो दिस बेसिकली आपका जो मैंने लेक्चर बनाया है ये आपकी लिपन कार्ड से भी है, या आपका मिनी कैटसन, बिग कैटसन जो भी आप कंसिडर करना चाहते हो उधर से भी है, कैप्लन से भी है, ठीक है। ये तीनों बुक्स मिक्स है थोड़ी सी, तो आप लोग जहाँ से पढ़ते हो कॉन्सेप्ट सेम होता है, बुक्स डिफरेंट हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ चीजें बस स्लाइड से आप अगर ऐड करना चाहो, आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हो। ये कौन चढ़ी बच्चे अपने माइक म्यूट करना है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इसमें देखो जो आपको ब्लू कलर का नजर आएगा दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, और जो रेड कलर का नजर आ रहा है सिंपैथेटिक है। सबसे पहले तो आप लोग वो चीजें देखो जहां पे सिर्फ रेड कलर का मार्क है, जहां पे ब्लू ऐड नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, दैट इज योर एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला देखो, इसके ऊपर सिर्फ सिंपैथेटिक इफेक्ट है। मैंने पहले बता दिया कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जहां पे सिर्फ सिंपैथेटिक इफेक्ट आएगा, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। देन किडनीज देख लो, एड्रीनल मेडुला पे आपके क्या करेगा, उधर से आपने एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट करवानी है, ठीक है। किडनी से जो है वो आपने रेनिन सिक्रीशन करवानी है, ठीक। तो इमरजेंसी के केस में आपको सबसे ज्यादा जो है वो या तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है या फिर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको सिंपैथेटिक की जरूरत है। पैरासिम्पैथेटिक में ऐसे जिसका कुछ ऑपोजिट करना नहीं है, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है।
फिर इसके अलावा देख लो फीमेल जेनिटेलिया, रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। ब्लड वेसल्स, अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वहां पे डायलेशन होती है सिंपैथेटिक इफेक्ट के अंडर। क्यों? क्योंकि जब आपने जो है वो मसल्स को यूज करना होता है इमरजेंसी के केस में, ठीक है, तो मसल्स को ब्लड सप्लाई तो ज्यादा चाहिए ना, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए तो वेसल्स को डायलेट करोगे तो कुछ होगा। अदरवाइज अगर मैं वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दूं ड्यूरिंग द इमरजेंसी केस तो आपके मसल्स को ब्लड ही नहीं ज्यादा जाएगा और आप जो है वैसे ही कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है जी। इसके अलावा ब्लड वेसल, अच्छा यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ब्लड वेसल जो है स्केलेटल मसल की डायलेट हो रही है और बाकी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। कीप इट इन योर माइंड कि आपको जब आप भाग रहे हो या फिर कोई इमरजेंसी की कंडीशन में हो, आपको उस टाइम पे मसल्स की ज्यादा जरूरत है, स्केलेटल मसल्स की, विच आर अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, आपको ब्लड सप्लाई ना स्किन को आपकी इतनी चाहिए, ना म्यूकस मेम्ब्रेन को चाहिए, ना आपके स्प्लैंक्निक एरियाज को चाहिए, ना ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतनी ब्लड सप्लाई चाहिए। इसलिए हमारा एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम है कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा आपके स्केलेटल मसल्स की वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी, बाकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर जाएंगी, ताकि जो हमारा ब्लड है वो मेनली स्केलेटल सिस्टम मसल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मेनली आपके जो है एड्रीनल मेडुला हो गया, किडनी हो गया, जेनिटेलिया हो गया फीमेल का, और ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपके क्या है, सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम इफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आपके मेंशन किया हुआ है जहाँ पे सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक है, तो यू कैन सी कि आपका लैक्रिमल ग्लैंड सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये उसने कहा कि स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द एज अ होल पार्ट, जहाँ पे हमारे पास सिंपैथेटिक भी आएगा, पैरासिम्पैथेटिक भी आएगा, तो आपको आई से रिलेटेड ग्लूकोमा भी पढ़ने को काफी ड्रग्स मिलेंगी, आपको बहुत सी ड्रग्स ऐसी मिलेंगी जिसमें आपने माइड्रेसिस, क्रोमियोसिस वगैरह को बहुत डील करना पड़ेगा आपको। सो यू हैव टू मेमोराइज कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या आ रहा है, सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या आ रहा है, ये सब कुछ याद करोगे हो जाएगा, जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू टुडे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है उसमें क्या होगा, आपके जो रेडियल मसल्स होते हैं आयरिस के, जो आपने अपने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से किए होंगे, उसकी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, और प्यूपिल डायलेशन को हम माइड्रेसिस बोलते हैं। इसको मैंने डी से याद रखा हुआ था कि माइड्राइसिस में डी आ रहा होता है ना माइड्रेसिस में, ठीक है, तो डी से याद रख लेना, डी से डायलेट होता है, डी से माइड्रेसिस होता है। ठीक है, अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस स्फिंक्टर मसल, अगर हमारे पास जो एक दो मसल्स होते थे ना, एक रेडियल मसल होता था, एक स्फिंक्टर मसल होता था, जो रेडियल मसल है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल डायलेट होगा, अगर हमारे पास स्फिंक्टर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास प्यूपिल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे डिफरेंस आपने एक याद रखना है, प्यूपिल तो डायलेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है वो आपकी अकोमोडेशन फॉर द नियर विजन जो है उसे कंट्रोल करता है, आपका सिंपैथेटिक इफेक्ट नहीं होता अकोमोडेशन पे। Whenever you are asked for such kind of question जिसके अंदर जो है वो सिंपैथेटिक इफेक्ट पूछा जाए कि अकोमोडेशन का क्या होता है, तो सिंपैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन पे किस चीज का इफेक्ट होगा, पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट होगा, दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है, सेम गोज फॉर द ट्रैकिया है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, मैंने आपको कहा है कि जब आपने फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हो उस टाइम पे आपको ट्रैकिया जो है वो कंस्ट्रक्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए ना कि आप ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट करो। अगर उस टाइम पे मैं ट्रैकिया को कंस्ट्रक्ट करवा दूं, ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करवा दूं, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट कैसे ज्यादा होगा, आपको सांस कैसे आएगा। तो दैट इज अ कॉमन सेंस आप थोड़ी यूज कर सकते हो कि यार इस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मैं अगर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में हूँ, ट्रैकिया जो है वो डायलेट होना चाहिए, तो आपको डायलेशन प्रोवाइड करता है कौन, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है, अगेन एक तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा, एडिंग अनदर पार्ट ये हमारे पास सिक्रीशन ज्यादा करेगा। अब ऊपर देखो, ऊपर सिक्रीशंस की बात नहीं है, ना तो सिंपैथेटिक ने उसकी सिक्रीशन इंक्रीज करानी है, ना तो उसने सिक्रीशन डिक्रीज करानी है, उसने सिर्फ एक काम कराना है, दैट इज डायलेशन। So whenever you will be asked about the secretions related to the trachea या फिर respiratory system, तो secretions का काम सिर्फ आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करेगा। ठीक है, सेम अगर मैं इसको थोड़ा रिलेट कर दूं विद सलाइवरी ग्लैंड, तो हमारे पास यहाँ पे देख लो कि हमारे पास जो वाटरी कोपियस सिक्रीशंस हैं वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक ने करवानी होती है, क्योंकि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो थोड़ी डिक्रीज करवा रहा होता है सिक्रीशंस, तो इस वजह से हमारे पास जो है सिक्रीशन थिक और विस्कस सिक्रीशन बन जाती है। ठीक, कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट पार्ट, हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, दैट इज
जर्नल थिंग, हमें पता है हार्ट रेट ज्यादा करेगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा करेगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इसका ऑपोजिट कर देगा। कमिंग टुवर्ड्स द जीआईटी, हमारे पास मोटिलिटी वगैरह डिक्रीज करेगा, टोन वगैरह डिक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी, ठीक है वो मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो यूरेटर और ब्लैडर पे अगर आप आ जाते हो तो यूरेटर और ब्लैडर पे हमारे पास इस टाइम पे आपको यूरिनेशन की जरूरत है नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे आप क्या इमरजेंसी में बैठ के यूरिनेशन का क्या उत्तर करोगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर, आपके जो स्फिंक्टर्स होते हैं उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ना डेफिकेशन वाला रिफ्लेक्स होता है ना आपका यूरिनेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। जो आपका दूसरा सिस्टम है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, उस टाइम पे हमारे पास डी2 मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्राइगोन रिलैक्स होता है, स्फिंक्टर्स भी रिलैक्स होते हैं नॉर्मली, ताकि हमारा जो है यूरिनेशन और जो दूसरा डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ताकि वो नॉर्मली काम करे अपना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास मेल जेनिटेलिया की बात आ जाती है उसमें स्टिमुलेशन ऑफ इजैकुलेशन जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिंपैथेटिक, वेयर एज द स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन जो है वो हमारे पास अंडर द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होती है। यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। मैं ये नहीं कह रही कि इसको बैठ के रट्टा मारना शुरू कर दो कि किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना। एज आई सेड कि ट्रैकिया का आपको जर्नली पता है कि इसको मैं इस टाइम पे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा। हार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे अगर मुझे तेजी से भागना है तो उस टाइम पे हार्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो ये जनरल चीजें हैं। व्हाट यू हैव टू मेमोराइज कि भाई एड्रीनल मिडला के ऊपर सिर्फ सिंपैथेटिक है, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें जो है आपने थोड़ी बहुत मेमोराइज कर लेनी है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, इधर देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास अगेन हमने दो डिवीजन डिस्कस करनी है, ऑटोनॉमिक है और हमारे पास क्या है, सोमैटिक है। सोमैटिक में मैंने पहले बता दिया कोई गैंग्लिया नहीं होता, सिंपली हमारे पास मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन के आगे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो जाके किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और हमारे पास एक्शन आता है, ठीक है। जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसे हमने डिवाइड किया था सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ने किसी गैंग्लिया के अंदर जाके या कहीं रिसेप्टर में एक रिले बनाना था, ठीक है। तो जब भी कहीं पे रिले सेंटर होगा वहां पे कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज होगा, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर किसी रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड तो करेगा, ठीक है। वहां पे जो है फिर फर्दर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आएंगे, दोबारा से कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और दोबारा एक्ट करेगा। मैं यहाँ पे ना न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम ले रही हूँ ना रिसेप्टर्स का ले रही हूँ, द रीजन इज कि वी हैव टू डिस्कस इट लेटर, तो आप फिलहाल इनको इग्नोर करो, ठीक है। जो चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे फिलहाल जो कंपेयर करके याद रखना है दैट इज कि यहाँ देखो पैरासिम्पैथेटिक है ये सिंपैथेटिक है, यहाँ पे भी एक दोनों एक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन। डिफरेंस कहाँ पे है, हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सो आई कैन से कि हमारे पास सारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं, सारे के सारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन। इफ आई एड ऑन कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो भी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंस आ रहा है कि वो एक और नए किस्म का जो है उसने न्यूरोट्रांसमीटर अपना निकाल लिया, दैट इज बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन। सिर्फ आपने यहाँ से ये चीज याद रखनी है। फिर हमारे पास रिसेप्टर्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है उसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं और सिंपैथेटिक है उसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल इस डायग्राम से आपने इतना ही करना है। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट, अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास सॉरी आई स्किप दिस पार्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स पे आप आ जाते हैं। मैं इससे पहले आपसे क्वेश्चन आपके अगर कोई है तो मुझसे पूछ लें, देन वी विल बी स्टार्टिंग दिस पार्ट। किसी का अभी तक कोई चीज बहुत बेसिक थी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, बट स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है जो चीज समझ नहीं आई अभी पूछ लो। अभी लेक्रिमल सिंपैथेटिक से भी तो हो सकता है, लेक्रिमल एपरेटस। नहीं बच्चे, लेक्रिमल ग्लैंड जो आपने टीयर्स का कहा है ना, जो टीयर्स की बात होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से नहीं होती, वो पैरासिम्पैथेटिक है। अगर आप ये कहो ना कि आप मतलब टेंशन में हो या उसमें होते हो तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप रोना शुरू कर देते हो, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसके स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स जो है जो आपके आंसू आते हैं वो मेनली पैरासिम्पैथेटिक की इफेक्ट आता है, सिंपैथेटिक नहीं होता।
बाजी इसी सिंपैथेटिक में क्लियर में यूरिनेशन भी तो हो सकती है। बच्चे आपके माइक का शायद कोई इशू है। हेलो, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें, अपना माइक म्यूट कर लें, या फिर आपने हैंड्स फ्री आई गेस लगाई हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, आप बता दें उधर। In the first, sympathetic can also result in the urination. No? जब बच्चे डर जाता है तो urination हो जाती है। बच्चे पोस्ट ganglionic sympathetic acetylcholine जो है वो हमारे पास रिलीज करता है। Yes, in some cases वो आपके exceptions हैं। That is most probably आपके sweat glands होते हैं, ठीक है, वो sympathetic के अंदर आते हैं, लेकिन उनमें से acetylcholine रिलीज होता है। That is an exception. अच्छा जी, आपने क्या पूछा है बच्चे कि इन द फियर के केस में जो है वो बच्चे जब डर जाते हैं तो, अच्छा जी, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे आप जिस बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस यूरेटर्स एंड द ब्लैडर। हमने क्या है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है कि वो आपकी डीट्रूजर मसल, इफ यू गाइस रिमेंबर कि ये जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स थे इनको हम क्या कह रहे थे, डीट्रूजर मसल्स। आपके जब डीट्रूजर मसल रिलैक्स होते हैं तो आपका ये यूरिन बैग फिल रहता है, आपका यूरिन एज सच पास नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, वो क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइगोन हो जाती है और स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर कि जब हमारे स्फिंक्टर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यूरिनेशन जो है वो नहीं होती। दैट कैन बी एन अदर केस कि आपके जो है बच्चे जो है वो पास का डर जाते हैं तो उनका यूरिन पास कर जाता है। दैट कैन बी अनदर से एंग्जाइटी वाली सिचुएशन आ जाती है, इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट भी आ रहा होता है। इफ यू गाइस रिमेंबर कि जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें एंग्जाइटी जो है वो अटैक हो रहे होते हैं और उस टाइम पे डेफिकेशन रिफ्लेक्स आपका बहुत एक्टिव होता है और आपकी यूरिनेशन रिफ्लेक्स बहुत एक्टिव होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द एंग्जाइटी रिफ्लेक्स। दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एंड आई विल नेवर से कि एट अ टाइम आपका जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं होता। एट अ टाइम आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक्टिवेट होते हैं, बट समटाइम्स इन अ केस कि आपका जो है वो कभी थोड़ी इमरजेंसी हो गई तो सिंपैथेटिक थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा कम हो जाता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सिंपैथेटिक थोड़ा कम हो जाता है। सो इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हायर टू लोअर। So what we discuss here कि हमारा जो mainly exceptions are always there, ठीक है, इसमें कोई issue नहीं होता। Mainly what we are discussing here according to this, हमारे पास जो है वो defecation और आपका urination reflex जो है वो बिल्कुल stop हो जाता है on the time of you can say emergency fight and flight. Exception can be there. ठीक है जी, होप अब किसी को इसमें कोई इशू नहीं है, बाकी इंशाल्लाह आपके साथ साथ क्वेश्चंस एंड पे कर लेंगे। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास एज द नेम इंडिकेट्स, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, आपको नाम से इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको पूछूं कि भी न्यूरोट्रांसमीटर है, आप उसके नाम से बताओ मुझे क्या आपको लग रहा है, तो यू विल बी सेइंग कि कोई ऐसा ट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो कनेक्शन कोई करवा रहा होगा। सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर, क्या है, कोई ऐसा ट्रांसमीटर है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के दरमियान जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है या कनेक्शन करवा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो उसने क्या लिखा हुआ है, दीज आर बेसिकली द केमिकल मैसेंजर्स that transmit a signal from a neuron across the synapse to a target cell। बात वही है, लफ्ज थोड़े इंग्लिश में उन्होंने बोल्ड कर दिए, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये एक ट्रांसमीटर ही है। ट्रांसमीटर कैसा ट्रांसमीटर है, केमिकल मैसेंजर है, हमने उसको नाम दे दिया है, ठीक है तो ट्रांसमीटर ही, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज लेके जा रहा है तो मैसेंजर हमने कह दिया। कौन सा मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है। क्या कर रहा है, सिग्नल लेके जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से यहाँ से हमारे पास सिग्नल्स लेके जा रहा है अक्रॉस दिस सिनैप्स टू द टारगेट सेल। नाउ दिस सेल कैन बी अ डिफरेंट न्यूरॉन, यहाँ पे हमारे पास कोई मसल भी हो सकता था, हमारे पास कोई ग्लैंड भी हो सकता था। तो दैट इज बेसिकली अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर।
ठीक है, आपने जब डेफिनेशन याद करनी होती है, यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशंस लाइक दिस, कि अच्छा मैं अपने पास से पहले करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कितनी मुख्तलिफ है डेफिनेशन में। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर इन केमिकल मैसेंजर्स के आपको टाइप्स बताऊं तो दे आर बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, लेकिन हम जो बेसिकली डील करेंगे इन द एएनएस, दीज आर एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, दो नाम मिलेंगे आपको मेनली। थर्ड वन जो आप डिस्कस कर सकते हो इन दिस, आपके पास डोपामिन आ सकता है, बाकी ये आपके पास गैबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ग्लूटामेट, ये आपके सीएनएस में ज्यादा डिस्कस होंगे। ठीक है। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एज द नेम इंडिकेट्स, ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन आ जाएंगे। ठीक है। कोलिनर्जिक हमारे पास कोलिन से रिलेटेड है, एसिटाइलकोलिन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने बाकी स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी इकट्ठे कर दिए हैं क्योंकि हमें वहां पे यहाँ पे इसकी ऐसा जरूरत नहीं थी। ठीक है। डोपामिन हो सकता है, गाबा हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, ग्लूटामेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स की आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन हो सकते हैं, हमारे पास जो है वो नोरेपिनेफ्रिन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन दरमियान में किया था कि हमारे पास जो है कोई ऐसा सिंपैथेटिक बी है जिसमें एसिटाइलकोलिन भी रिलीज होता है, तो यस देयर इज एन एक्सेप्शन। आपके बुक्स में मेंशन है डायरेक्टली कि कुछ ऐसे सिंपैथेटिक सिस्टम्स भी होते हैं जहां पे हमारे पास, यहाँ पे जिसका मैंने आपको कहा ना सिंपैथेटिक इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, नॉरएपिनेफ्रिन होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं मेनली, दे आर बेसिकली द एक्सेप्शन, कि वहां पे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की जगह पे ज्यादातर जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। देयर इज अनदर एक्सेप्शन जो आपको यहाँ पे उसने दिखाई हुई है कि आपके जो एड्रीनल मेडुला है, यहाँ पे ज्यादातर जो है वो एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। नॉरएपिनेफ्रिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ द एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बन रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन टू द सिंथेसिस ऑफ, हमारे पास जो हमने दो न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा पढ़ने हैं, एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन, तो ये बेसिकली बनते कैसे हैं, रिलीज कैसे होते हैं, यू हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज कि ये क्या होता है। अगर यहाँ से ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक लग रहा है, यू हैव टू मेमोराइज इट। इंटरेस्टिंग है अगर आपको एज इट इज इसकी इमेज याद रह जाए तो। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आपको यहाँ पे कोलिन नजर आ रहा है। ठीक है। ये कोलिन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक, आपको ये ट्रांसपोर्टर कोई नजर आ रहा होगा, इसके साथ आपको क्या नजर आ रहा है, सोडियम है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सारी एक्सप्लेन करना नहीं आती, मुझे नहीं पता ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, मैं एक अगर लेमैन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूं तो आई विल से कि हमारे पास एक सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर था, जिससे जो है कोलिन उसकी मदद से अंदर आया। उसके बाद हमारे पास ये कोई एसिटाइलकोलिन को ए था, उसके साथ ये बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एसिटाइलकोलिन को ए ट्रांसफेरेज की मदद से ये क्या बन गया, एसिटाइलकोलिन बन गया। ठीक है, दैट इज सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या कर रहे हो आप लोग, ये हमारे पास वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, इस एसिटाइलकोलिन को उठा के एक वेसिकल के अंदर डाल दिया। एज द नेम इंडिकेट्स, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर वो क्या कर रहा है, इसको सिर्फ अंदर लेके आ रहा है, दैट्स इट। तो आपकी सिंथेसिस हो गई, सिंथेसिस का काम खत्म। क्या किया है, कोलिन पड़ा हुआ था बाहर, ठीक है, स्पेस में, उससे आपने क्या किया, सोडियम हमारे पास है, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर की मदद से कोलिन जो है वो आपने अंदर आ गया, आपके साइनेप्टिक जो स्पेस है, आपके जो न्यूरो नर्व टर्मिनल है उसमें अंदर आ गया। वहां पे हमारे पास एसिटाइल को ए पड़ा हुआ था, एसिटाइल को ए उसके साथ बाइंड किया, एसिटाइल कोलिन बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफेरेज। इस एसिटाइल कोलिन को हमने क्या किया, एक वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर की मदद से वेसिकल के अंदर जो है वो बंद कर दिया। अब हमने तो सिर्फ एसिटाइलकोलिन उठाया था, उसके साथ हमें दो तीन चीजें और दिखा रहे हैं, क्या क्या जी, एटीपी भी नजर आ रहा है, प्रोटियोग्लाइकन भी नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, ये तो सिर्फ ट्रांसमीटर्स थे, ट्रांसमीटर हम अंदर लेके आए थे, साथ वालों को हमने कह दिया को ट्रांसमीटर्स। ठीक है, एक ट्रांसमीटर है, दूसरे हमारे पास क्या है, को ट्रांसमीटर। अब इन को ट्रांसमीटर्स का काम क्या है, बाजुकात आप जिस ट्रेन में जा रहे होते हो उसमें आपको कोई दोस्त साथ मिल जाए या कोई अननोन लोग मिल जाए, तो इनका काम क्या होता है, या तो वो आपको बहुत ज्यादा खुश कर देंगे या फिर आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे। ठीक है, तो इनका काम भी यही है, या तो इसकी एक्टिविटी को इनहांस कर देंगे या तो इसकी कोई एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। सो दे आर बेसिकली प्रेजेंट ड्यू टू दिस रीजन। इन्हें हम को ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, इसमें हमारे पास एटीपी है और ये हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर सिंथेसिस।
इफ आई टॉक अबाउट द रिलीज कि यहाँ पे जो है वो रिलीज कैसे होना है, तो आपको ये थोड़े से एरो टाइप ये चीजें नजर आ रही होंगी। इन्हें हम कहते हैं वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो आपको एरो टाइप ब्राउन ब्राउन की टेढ़ी मेढ़ी सी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये वाली अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है तो ये हमारे पास साइनेप्टो न्यूरो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल जो है वो एसोसिएटेड प्रोटीन्स याद कर सकते हो, जिन्हें हम स्नैप्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम वैम्प्स बोलते हैं, इन्हें हम स्नैप्स बोलते हैं, ठीक। अब जब आपका स्टिमुलस आता है, आपका स्टिमुलस क्या है, मेनली आपका कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं और आपका कैल्शियम इनफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, तो आपकी ये वाली प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं। ये प्रोटीन्स इंटरेक्ट करती हैं विद योर सिनैप्स। ये स्नैप जो है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये वेसिकल्स आके यहाँ पर बाइंड करती हैं इसके साथ, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं टू द सिनैप्टिक क्लेफ्ट और सिनैप्टिक स्पेस। दैट्स इट। दोबारा बताती हूँ, हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कह रहे हैं वैम्प्स। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम कह रहे हैं स्नैप्स। जब हमारे पास सिग्नल आता है इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ, इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होती है। इसकी वजह से क्या करते हैं, ये वेसिकल जो है मेम्ब्रेन के पास जाती है, जाके अपना जितना न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह उनको रिलीज कर देती है इनटू द सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है जी। अब आपकी जो मिनी कैटजन है या बिग कैटजन जो भी आप लोग पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास वैम्प्स हैं या स्नैप्स हैं, दीज आर बेसिकली द स्नेयर प्रोटीन्स, SNARE। अच्छा, ये वाली जो है हमारे पास वी स्नेयर्स हैं क्योंकि ये वेसिकल एसोसिएटेड है। ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल एसोसिएटेड है, तो हम इन्हें टी स्नेयर्स कह जाते हैं। इसके अंदर जो है उन्होंने डिफरेंट नेम लिखे हुए हैं, आपने याद रखने हैं, आपकी मर्जी, नहीं याद रखने नहीं याद रखते कोई मसला नहीं, ठीक है। उसे इग्नोर भी कर सकते हो, एसिड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे कोई वाइवा में अगर आपसे पूछ ले टी स्नेयर बी स्नेयर्स क्या होता है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत इंप्रेशन ढाने के लिए चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपके सनेप्टोब्रेविन और ग्रामिन्स आई गेस लिखे हुए हैं, और जो स्नैप्स हैं उसमें आपके सिंटेक्सन वगैरह इस तरह के नाम लिखे हुए हैं। इफ यू गाइस वांट टू रिमेंबर दैट इज टोटली अप टू यू। अच्छा, अब ये देखो एसिटाइलकोलिन बाहर आ गया। एसिटाइलकोलिन में से कुछ जो है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएंगे, कुछ जो है हमारे पास दोबारा से डिग्रेड हो जाएंगे इनटू द एसीटेट एंड कोलिन, और कुछ जो है वो हमारे पास रीअपटेक हो जाएंगे बाय द ऑटो रिसेप्टर्स। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन हियर कि व्हाट इज द फेट ऑफ द एसिटाइलकोलिन, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे कि एसिटाइलकोलिन जो है एक तो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया था, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इनटू द एसीटेट एंड एसीटेट एंड कोलिन, एंड सेकंड वन इज कि हमारे पास रीअपटेक हो जाएगा। तो यू गाइस हैव टू मेमोराइज द फेट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एज वेल, ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे इस तरह हो रहा है तो इसका फेट क्या होगा, ये बाद में कहाँ पे जाएगा और सारा कुछ क्या करेगा। और अब ये जो इसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू द कोलिन और एसीटेट, ये हमारे पास खुद क्या है, ये हमारे पास है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। जो एस्टरेज होते हैं वो थोड़े जालिम होते हैं, हर चीज को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो फ्लावर लाइक चीज नजर आ रही है दैट इज बेसिकली योर एस्टरेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, दैट इज नंबर वन, ये हमारे पास जहां से हमने स्टार्ट किया था हेमिकोलिनियम। जो आपका कोलिन है और सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर था, वहां पे आपने ब्लॉक करवाना है तो हमारे पास एक कोलिनियम होता है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ था कि हेमी कोलिनियम, ये कोलिन जो है उसको अंदर जाने के लिए हेमी कर देता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप यू कैन से हाफ कर देता है ताकि वो अंदर ना जाए, जस्ट टू मेमोराइज इट इन अ वे, ठीक है। थोड़ा लेम टर्म है लेकिन यू कैन मेमोराइज इट एज इट इज। हेमिकोलिनियम हो गया, ठीक है। नंबर टू हमारे पास होता है विजामिको। विजामिको जो है हमारे पास वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर रहा होता है। आपके एसिटाइलकोलिन जो है वेसिकल्स के अंदर नहीं आता, जब वेसिकल्स के अंदर नहीं आता तो आपकी वेसिकल्स जो है वो बिल्कुल खाली रहती हैं और बाहर को न्यूरोट्रांसमीटर एज सच नहीं जाएगा, ठीक है। तो विजामिको जो है अनदर इनहिबिटर। फिर हमारे पास जो है बॉट्युलिनम टॉक्सिन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अक्सर टीचर्स को जो है बहुत पसंद है, वाइवा में पूछते हैं कि बॉट्युलिनम टॉक्सिन जो है वो किस तरह से करता है। Here you have to explain your V snare and T snare things, कि हमारे पास ये क्या करता है, V snare और T snare के जो आपस में इंटरेक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है। फिर टीचर्स पूछते हैं V snare क्या होता है, T snare क्या होता है, ये क्या होती है वेसल्स और किस तरह से ये हमारे पास जो है एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज होता है, किस तरह से रिलीज होता है। देन हमारे पास ये कहानी पूरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दैट्स इट रिगार्डिंग द एसिटाइलकोलिन। अच्छा, इसमें से आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो लेट मी नो अबाउट इट इस स्लाइड में से।
तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है हमारा सेकंड रिसेप्टर जो है, दैट इज बेसिकली द नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे हम नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ बिट सिमिलर टू द लास्ट वन, उसी की तरह का थोड़ा बहुत है, लेकिन ऑब्वियसली रिएक्शन थोड़े डिफरेंट होंगे। नंबर 1 स्टेप वाज, वहां पे भी हमने को ट्रांसपोर्टर यूज किया था, लेकिन वहां पे कोलिन था, यहाँ पे हम टायरोसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप टायरोसिन यूज कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि सोडियम और टायरोसिन को ट्रांसपोर्टर आपने यूज किया। ठीक है जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, को ट्रांसपोर्टर की प्रेजेंस में ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले सोडियम और टायरोसिन को ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसकी वजह से आपका टायरोसिन जो है वो अंदर आ गया। इसके बाद हमारे पास एक एंजाइम यहाँ पे अगर आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है तो यू गाइस कैन मेंशन दैट, कि हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में अपना पढ़ा था, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है व्हिच कन्वर्ट्स इट इनटू द डोपा। डोपा हमारे पास क्या था, डाईहाइड्रोफिनाइल एलानीन। ठीक है, ये हमारे पास डाईहाइड्रोफिनाइल एलानीन जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन इन द प्रेजेंस ऑफ द डी कार्बोक्सिलेज। सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर हमारे पास जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन होती है, उसके बाद दोबारा से हाइड्रोक्सिलेशन होती है जब हमारे पास डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन में। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका होता है कि पहले हाइड्रोक्सिलेशन है, फिर डी कार्बोक्सिलेशन है, फिर जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास डोपामिन बन गया, पीछे वाले में क्या हुआ था, एसिटाइलकोलिन पहले बन रहा था और एसिटाइलकोलिन को ही आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे इनटू योर वेसिकल। यहाँ पे आपका जो है वो प्रिकर्सर ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन बना है, आप डोपामीन जिसे हम कह रहे हैं, इस डोपामीन को एक वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर जो है वो अंदर जो है वो शिफ्ट करता है, फिर हमारे पास वहां पे बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है इनटू द नॉरएपिनेफ्रिन। अब हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है एज अ नॉरएपिनेफ्रिन भी यहाँ पे रह सकता है, इट कैन आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द एपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलेज। आपकी डीमिथाइलेशन बेसिकली होती है जिसकी वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एपिनेफ्रिन, जो आपको मैंने पीछे कहा है कि सम केसेस जिसका एड्रेनामेटालाइज के केस में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, सिंथेसिस हो गई। इसके बाद हमारे पास दूसरी कहानी आ जाती है कि इसने भी रिलीज होना है, तो हमारे पास जो है कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स से दोबारा से हमारे पास वेसिकल जो है एसोसिएटेड मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करेंगी विद द जो ट्रांसमिटर मेम्ब्रेन या फिर आप कह लो नर्व टर्मिनल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है उनके साथ, और हमारे पास जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द सिनेप्टिक लेफ्ट एंड द सिस्टम मूव्स ऑन। इसी तरह आपकी कहानी दोबारा से जिस हमने वहां पे बात की थी यहाँ पे भी चलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है विच आई बेस्ट, कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपका डोपा बन रहा है टायरोसिन से, विच इज बेसिकली योर फर्स्ट स्टेप, कि आपका हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे होनी है, दिस इज बेसिकली योर रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, ये आपसे अक्सर एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। सो ये आपको मेमोराइज की हमारे जो फर्स्ट स्टेप्स हैं वो हमारे पास इसके रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं। ठीक है, नंबर 2 पार्ट इज इफ आई हैव एडेड दैट, ठीक है यहाँ से कर लेते हैं। इनहिबिटर्स हम उसके यहाँ से करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोलिन है तो हमारे पास हेमिकोलिनियम बेसिकली इसमें इनहिबिट करेगी इसकी इनटेक को। सेकंड इनहिबिटर वाज हमारे पास विजामिको जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर था। फिर हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन है जो कि इसके रिलीज को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक, कमिंग टूवर्ड्स द एड्रेनर्जिक, इसमें जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। टायरोसिन ने जब डोपा में कन्वर्ट होना था उसमें हमारे पास सबसे पहला इनहिबिटर आता है नी टायरोसिन, उसके नाम से पता चला है, तो पहले स्टेप पे आप याद रख लो कि फर्स्ट स्टेप पे जो है वो नी टायरोसिन जो है उसने जाके इनहिबिट करना। ठीक, अच्छा दूसरा जो है विजामिकोल ने जहां पे एक्ट किया था इन द एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, वहां पे रिसर्पिन आपका जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर रहा है इन द एड्रेनर्जिक सिंथेसिस। थर्ड वन हमारे पास जहाँ पे हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन जो है एक्ट कर रहा था, वो वाला काम हमारे पास इधर कर रहा है ग्वेनेथिडीन। काम एक ही है, तरीका एक ही है, सिर्फ नाम जो है वो मुख्तलिफ है। इसमें विजामिकोल है, इसमें रिसर्पिन है, इसमें बोटुलिनम है, इसमें हमारे पास ग्वेनेथिडीन है। That's it. अच्छा,
इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा जो पॉइंट आता है वो ये आ जाता है कोकेन और जो इन्होंने टीसीए लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली आप ये कह लो कि जब आप सीएनएस पढ़ोगे इंशाल्लाह वहां पे कुछ एसएनआरआई होते हैं, री अपटेक इनहिबिटर्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन बन रहा था, ठीक है, उसमें से कुछ एसिटाइलकोलिन री अपटेक हो जाता है। अब हमारे पास कुछ नॉरएपिनेफ्रिन है, वो भी कुछ री अपटेक होता होगा, ठीक है। अब ये जो री अपटेक वाली कहानी है ना, इसको इनहिबिट करने के लिए भी कोई चीजें होती हैं जिसे हम एसएसआरआई, सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स या SNRI जो है वो बोलते हैं। इसमें हमारे इसके अलावा हमारे पास कोकेन भी होती है और TCS भी होते हैं, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंजाइम। सर ये आपको इंशाल्लाह जो है वो सीएनएस में समझ आ जाएगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल आप जो है इसे एज इट इज याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसिटाइलकोलिन, या हमारे पास जो है एड्रेनर्जिक है या फिर इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में किसी भी चीज की कोई मसला? We are short of time. ये टॉपिक काफी रहता है। Let's move on. अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इससे आगे क्या चीज याद रखनी है जो आपके बेसिक्स में आती है, दैट इज मेनली कि आपका रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसके ऊपर जाके एसिटाइलकोलिन ने मेनली एक्ट करना है, और आपके जो नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन है उन्होंने जाके रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है। सो दीज ये जो हमारे पास नजर आ रहा है आपको, ये आपके कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से? जो एसिटाइलकोलिन को बेसिकली बाइंड करवाएंगे, ठीक है, इन द लेमन टर्म। अच्छा, आपके कौन से रिसेप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? एक तो निकोटिनिक है, और ये जो आपको 4-5 कैटेगरीज उसने दिखाई है, दीज आर बेसिकली योर मस्कुलिनिक, ठीक है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं इसको हम निकोटिनिक कह रहे हैं एज द नेम इंडिकेट्स कि इस रिसेप्टर पे हो सकता है, मैं अगर मुझे नहीं पता मैं आपको वैसे कहूँ तो एज द नेम इंडिकेट्स यार ये जो है बेसिकली इसके ऊपर निकोटीन आके बाइंड करेगा, तो इस वजह से बाइंड करता होगा, तो इस वजह से इन्होंने निकोटिनिक रिसेप्टर कह दिया। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ओके, ठीक है। निकोटिनिक जो है हमारे पास, निकोटीन आप जो पीते हो बेसिकली आपकी इसके अंदर होती है, कॉफी के अंदर आई गेस निकोटीन होती है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली निकोटीन होती है, और निकोटीन जो है वो आपके रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करती है, नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर भी सिक्रीट होती है, तो आपके रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर सकती है और आपका एसिटाइलकोलिन वाला ही जो एक्शन है वो परफॉर्म करवाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे पास एक मशरूम जिसे आप कहते हो, मशरूम से कोई आप कह सकते हो फ्लूइड टाइप चीज निकलती है, या कोई आप मेडिसिन समझ लो उस चीज को, उसे हम बोलते हैं मस्कुलिन। वो हमारे पास इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड करती है और अपना एक्शन इसी तरह परफॉर्म करती है जिस तरह से एसिटाइलकोलिन करता है, तो हमने उसे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स कह दिया। अब एक चीज जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास निकोटीन जो होगी वो इसके ऊपर बाइंड नहीं कर सकती, जो मस्कुलिन है वो इसके ऊपर बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। सो एज द, लेकिन जो आपका एसिटाइलकोलिन है वो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर सकता है, वो मस्कुलिनिक पे भी बाइंड कर सकता है। सो हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस? आई विल से कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक तो निकोटीन बाइंड करती है और दूसरी एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है। अगर मैं मस्कुलिनिक की बात करूं तो एक तो इसके ऊपर मस्कुलिन बाइंड करती ही करती है जो कि प्लांट अल्कलॉइड है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या बाइंड करता है? एसिटाइलकोलिन बाइंड करते हैं, ठीक है। दिस वाज अ बेसिक डिवीजन कि हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है जी। वैसे निकोटीन, निकोटीन जो है वो आपके इसमें होती है, टोबैको में होती है, सॉरी। अच्छा, ठीक है, इसके कॉफी के अंदर कैफीन होती है, आई एग्री। अच्छा जी, इसमें फिर हमारे पास जो है फर्दर डिवीजन आ जाती है। निकोटिनिक जो है वो हमारे पास NM टाइप के होते हैं, लेट मी राइट इट हियर, अगर आपको यहाँ पे नजर आता है। हमारे पास दो तरह के निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक NN होते हैं और एक NM होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स होती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। फर्दर जो हमारे पास निकोटिनिक NM होते हैं ना, जितने आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहां पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे NM। उसके अलावा कहीं पे भी कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा निकोटिनिक का, दैट विल बी NN टाइप, ठीक है।
अच्छा, फिर आप मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे आ जाते हो, तो मस्कुलिनिक को हमने डिवाइड किया हुआ है M1, M2, M3, M4, M5 में। M1 से लेकर M5 तक क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो हम बेसिकली जो क्लासिफिकेशन की बेस रखते हैं, अगर मैं आपको M1 से बात करूं तो M1 जो है वो मेनली आपका GQ कपल्ड होता है, ठीक है। M1, M3, M5 ये GQ होते हैं, लेकिन आपका M1 जो है वो समटाइम्स ज्यादातर जो है वो GS कपल्ड भी होता है, ठीक है। फॉर योर ईज आप ये याद रख सकते हो कि M1 जो है वो GS होता है, M3 और M5 जो है वो GQ होते हैं। अगर आपको GS कंफ्यूज करता है तो यू कैन से कि M1, M3 और M5 जो है वो GQ होते हैं। आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो, उस बुक में जो भी लिखा हुआ है आप उसे लिख सकते हो, जस्ट टू गेट आउट ऑफ द कंफ्यूजन कि पता नहीं यहाँ पे क्या है वहां पे क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो M2 और M4 हैं, ये हमारे पास मेनली इनहिबिटरी होते हैं। आई होप यू गाइस हैव एन आइडिया ऑफ GQ, GS और GI। इसका आइडिया है आप लोगों को, और शुड आई एक्सप्लेन दैट? मैम एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, मैं इसका फिर बताती हूँ, ठीक है, बताती हूँ। मैंने उसके लिए आपके कोई स्लाइड ऐड नहीं की, चलो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, if you guys remember। अगर आपको याद है तो हमने GS और GI और GQ ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत दफा पढ़ा है, और अगर आप लोगों ने अभी जर्नल अपनी फार्मा पढ़ी है तो उसके अंदर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हमारे पास G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे पास जो है लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं। तो G प्रोटीन कपल क्या होता है कि आपके इस तरह ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपने कोई पढ़ी होंगी, ठीक है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ हमारे पास इस तरह कोई एक जी प्रोटीन प्रेजेंट होती थी, ठीक है। इसे मैं इस तरह अगर जी लिख दूं, और हमारे पास हम कहते थे कि जब इस तरह ये जो है मैं प्रोटीन स्टिमुलेट होती थी और ये जी प्रोटीन जो है हमारे पास स्टिमुलेट होती है, इसके साथ हमारे पास एक चीज ऐड होती थी जिसे आप कह रहे थे GTP या ATP, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि कौन सी प्रोटीन आपकी होती है, ठीक है। जब आपकी ये जी प्रोटीन स्टिमुलेट होती है तो दिस ATP या GTP आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू CAMP, ठीक है। इस तरह से लिखा भी नहीं जाता, आई जस्ट डोंट लाइक दिस जूम ऐप, मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू CAMP, ठीक। ये CAMP जो है वो देन फर्दर आपके डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है अगर ये GS स्टिमुलेटरी है। अगर आपकी प्रोटीन जो है GI इनहिबिटरी है तो आप क्या करते हो, उस चीज को टोटली ऑपोजिट कर देते हो कि आपका सिस्टम बिल्कुल इनहिबिशन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोटीन जो एक्टिवेट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं GS स्टिमुलेटरी पार्ट से, ठीक है। फिर हमारे पास जो GQ कपल्ड होता है, ये हमारे पास IP3 DAG पाथवे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट और टैग पाथवे, उसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेशन होती है और उसकी वजह से जो प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं दैट आर कंपैरेटिवली डिफरेंट टू दिस GS कपल्ड प्रोटीन। अब वहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपकी स्लाइड्स जो है वो ऐड कर देती और फिर आपको समझा देती। आप लोग जर्नल फार्मा की स्लाइड्स एक दफा देख लीजिएगा, उसमें सर आपको एक्सप्लेन किया होगा सर, ठीक है। अच्छा, GS स्टिमुलेटरी था, उसने एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो आपके ATP को कन्वर्ट कर देता है इनटू द CAMP, और CAMP ने फर्दर आपको एक्टिवेट करवानी होती है प्रोटीन काइनेज A, उसने फर्दर आपके स्टिमुलेटरी इफेक्ट करने होते हैं। जो हमारे पास GI है उसने सारा कुछ ऑपोजिट करना होता है, इसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिशन के बाद जो आपका GS है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाता है, अपना काम कोई नहीं कर पाता। GQ जो है उसने एक कैस्केड ऑफ आपके लोग काफी ज्यादा प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक पूरा कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है और अपना सारा काम परफॉर्म करवाता है। तो हमारे पास M1, M3 और M5 जो है वो GQ कपल्ड है, और M2 और M4 मेनली जो आपके GI कपल्ड है। एंड समटाइम्स वी से कि हमारा जो M1 है वो GS स्टिमुलेटरी है, ठीक है जी। यू हैव टू मेमोराइज दिस कि कौन जो है GS है, कौन जो है हमारे पास GI है, और GQ कौन है। और जो आपके हमारे पास निकोटिनिक होते हैं, ये बेसिकली आपके लाइगेंड गेटेड होते हैं। लाइगेंड गेटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम वाली जो चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉलिनर्जिक वंस। इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा होता है। वहां पे निकोटिनिक और मस्करिनिक थे, यहाँ पे क्या है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। इफ यू कैन सी दिस पार्ट, हमारे पास दो दो से पर्दे डिवीजन की हुई है, अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 होता है, बीटा 1 बीटा 2 होता है, बीटा 3 भी समटाइम्स होता है, लेकिन हम उसे एज सच इतना जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते इन द थर्ड ईयर। तो बस याद रखना है कि बीटा 3 भी होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स है उसके नीचे अगर आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं तो यू कैन सी कि अल्फा 1 मेनली हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल पे होंगे। हमारे पास जो आई से रिलेटेड हमने बात की थी, जहाँ पे सिंपैथेटिक इफेक्ट होना था या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होना था, तो वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। माइट्रेसिस करवा रहे हैं मेनली। फिर हमारे पास जो है वो इजैकुलेशन के केस में, इजैकुलेशन से रिलेटेड आपके जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहाँ पे मेनली आपके जो है अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा जो यूरिनरी रिटेंशन करवा रहे होते हैं, इसका मतलब आपके जो डिफ्यूजर मसल्स है वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वो आपके जीआई कपल्ड होते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। बच्चे कहाँ पे कंफ्यूजन करते क्रिएट करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई जी आई कपल जो है वो हमारे सॉरी अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो जी क्यू कपल्ड है, अल्फा 2 जो है वो जी एस स्टिमुलेटरी है। ज्यादातर जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे होती है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल, अभी हम चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि कोई ऐसी ड्रग है जो अल्फा नॉन सिलेक्टिव है। अल्फा नॉन सिलेक्टिव ड्रग का मतलब होता है जो अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी बाइंड करेगी, अल्फा 2 रिसेप्टर पे भी बाइंड करेगी, ठीक है। उस ड्रग ने क्या करना है, उसने आना है और आके क्या स्टिमुलेट करना है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने उसे प्यूपिलरी डायलेशन के लिए इस्तेमाल किया था उस ड्रग को, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ग्लूकोमा वगैरह के पेशेंट में, किसी और पेशेंट में मैंने जो है उसे इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, साथ उसने एक्टिवेट साथ किसको कर दिया, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास जी आई स्टिमुलेटरी हैं। जी आई मतलब एक्शन उनका कौन सा है, जी आई है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आपको मैं यहाँ से बताऊं, जस्ट अ मिनट, यहाँ से हमारे पास ये प्री गैंग्लियोनिक या प्री साइनेप्टिक आप समझ लो, ये वाला जो है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक है। ये जो आपको रेड कलर की चीजें नजर आ रही हैं ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अभी ये अल्फा 1 अल्फा 2 की बात हो रही है ना, अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वो मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होंगे, ये जाके इसके ऊपर बाइंड करते हैं, या बाहर से कोई चीज आएगी तो इसके ऊपर अगर बाइंड करेंगे ना, तो ये जो रिसेप्टर अल्फा 2 रिसेप्टर है ये क्या करेगा, इसकी पोस्ट इनहिबिशन कर देगा। कि अल्फा जी आई का मतलब क्या है कि उसने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज नहीं होने देना, इनहिबिशन कर देनी है, ब्लॉकेज कर देनी है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, आराम से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है, इनहिबिशन करवाना, ठीक है। अब सपोज आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ से जाके इसके ऊपर बाइंड कर जाता है अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, जो अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे थे उनकी ब्लॉकेज करवा देगा, उनको रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स डाल दिया, यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर उठा, इसके ऊपर जाके एक्टिव बाइंड कर गया, इसने क्या किया, अपना जीआई कपल्ड मैकेनिज्म एक्टिवेट किया, उसकी वजह से जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकल रहे थे उनकी क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई, ठीक है। तो एक तरफ से तो हम क्या करवा रहे हैं, स्टिमुलेशन करवा रहे हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स की मदद से, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्फा 1 का क्या मैकेनिज्म है, अल्फा 2 का क्या मैकेनिज्म है, और ये किस तरह से आपस में काम कर रहे होता है। ये चीज की समझ आई है या नहीं समझ आई, अगर नहीं समझ आई तो लेट मी नो, मैं आपको किसी और तरीके से समझा देती हूँ। मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को साथ समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स की बात होगी, अल्फा 2 रिसेप्टर्स की बात होगी। अल्फा 2 रिसेप्टर्स के मैंने बता दिया कि अल्फा 1 जो है वो जी क्यू कपल्ड है, तो थोड़ा बहुत स्टिमुलेटरी इफेक्ट देंगे।
और जो हमारे पास अल्फा 2 है वो हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट देंगे, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे उनको रिलीज नहीं होने देंगे। इफ आई टॉक अबाउट द बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 है और बीटा 2 है, तो इनका मेनली जो लिंक होता है या तो आपके हार्ट के साथ ज्यादा लिंक होता है, ठीक है। बीटा 1 जो है वो ज्यादातर आपको डोमिनेट करते हैं ऑन योर हार्ट, हार्ट रेट इंक्रीज करवाना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह इंक्रीज करवानी है, या आपकी किडनी से रिलेटेड जिसमें हमारे पास जो है वो बीटा रेनिन वगैरह रिलीज करवाना है, तो ये हमारे पास ज्यादातर अल्फा बीटा 1 के काम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीटा 2 जो है वो हमारे पास समटाइम्स प्रेजेंट होता है जक्सटाफ्लोमारुलर और अदर भी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, सो हम अभी आगे देख लेते हैं कहाँ पे होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास यही चीजें जो हमने पीछे पढ़ी हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में हमने M1 M2 M3 किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स M1 ढूंढो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पर, ठीक। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि जीआई ट्रैक में जो ग्लैंड्स होते हैं ना, जीआई ट्रैक में वहां पे हमारे पास M1 रिसेप्टर्स होते हैं और वो क्या करवाते हैं, सिक्रीशंस इंक्रीज करवाते हैं, दैट्स इट। ये आपका उसका कैप्लन का जो है वो टेबल है, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ से याद करना हो। नंबर 2 हमारे पास जो है M2 पे अगर मैं आ जाऊं, M2 पे हम अगर बात करें तो M2 देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कर क्या रहे हैं, एसए नोड एबी नोड पे प्रेजेंट है मेनली। क्या कर रहे हैं, या तो हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे अगर एसए नोड पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास कंडक्टिविटी, क्यों हार्ट रेट डिक्रीज कर रहे हैं, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। PANS, this is basically your parasympathetic nervous system, this is not the sympathetic। तो parasympathetic इफेक्ट क्या होता है, हार्ट रेट कम करेगा, ऐसे नोड को जो है उसका रिदम कम करवा देगा, और इसके अलावा एवी नोड जो है उससे हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी कम करवा देगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको बाकी सारी जगहों पे क्या चीज नजर आ रही है, M3 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 M3, क्या है M3? आई में हमारे पास जो स्फिंक्टर आपने कहा था, स्फिंक्टर प्यूपिली है या सिलरी मसल्स हैं जिन्होंने हमारे पास क्या करवानी थी, एकोमोडेशन करवानी थी, या फिर हमारे पास जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवानी, जिसे हम मियोसिस कह रहे हैं, तो ये सारे काम हमारे पास कौन करवा रहा है, M3 करवा रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं भी हमने एक ड्रग दी है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट या आई पे कोई इफेक्ट है और उसने जाके जो है मियोसिस करवा दिया है मेनली, तो आपको पता होगा कि वो ड्रग कौन सी है उसने पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट किया है। अच्छा, उस ड्रग ने कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया होगा, M3 पे किया होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई हमने कोई ऐसी ड्रग, कोई भी ड्रग दी थी, उसने आपकी बॉडी के अंदर जाके हार्ट रेट को मेनली डिक्रीज किया है, ठीक है, तो आपकी सबसे पहली इंडिकेशन क्या होगी कि जी पैरासिम्पैथेटिक कोई ड्रग थी, ठीक है, उसने जाके हार्ट पे एक्ट किया, हार्ट पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से हमारे पास ये इफेक्ट आया। इज दैट क्लियर? अगर आप लोग इस तरह से याद करोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ये टेबल ऐड करने का, समझाने का मकसद सिर्फ इस तरह है कि आप लोग को ड्रग्स जो है बार बार बहुत इशू क्रिएट ना करें कि पता नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर लंग्स की बात करूं तो लंग्स में भी अगेन आपने जो मैंने आपको कहा था कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सिम्पैथेटिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोला है, जो सिम्पैथेटिक इफेक्ट होता है वो डायलेशन होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है दैट इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन। तो आपकी कोई ऐसी ड्रग जो जिसका आपने देना उसे किसी और मकसद के लिए था, लेकिन कोई ड्रग दी जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म हो गया और आपको सांस सही से नहीं आ रहा, तो यू गाइस कैन से कि कोई ऐसी ड्रग थी जिसने M3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड किया और उसका ये इफेक्ट आ रहा है। बच्चे वो एक अलग टॉपिक है, वो कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दूंगी तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी आपने कुछ और कह रहे थे, अब आपने कुछ और कहना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्लैडर की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्लैडर में भी मेनली आपके जो है वो M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। स्फिंक्टर जो है उसमें भी आपके M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ग्लैंड्स आपके, अगर GI ग्लैंड्स की बात हो तो M1 रिसेप्टर्स हैं,
ठीक है। अगर किसकी बात हो जीआई ग्लैंड की तो हमारे पास M1 रिसेप्टर्स हैं। अगर ग्लैंड्स अदर देन जीआई मतलब हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, हमारे पास सैलिवेशन ग्लैंड हो सकते हैं, हमारे पास लैक्रिमेशन ग्लैंड्स हो सकते हैं, अगर आप इन सब की बात कर रहे हो तो सिंपली यू विल से कि हमारे पास M3 रिसेप्टर्स हैं। ठीक। इसके अलावा ब्लड वेसल जो है उस पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो मेनली हमारे पास डायलेशन करवाएंगे। और कौन से वाली डायलेशन, मैंने आपको कहा था स्केलेटल मसल्स की अगर बात होगी और सिंपैथेटिक की बात होगी तो डायलेशन आएगी। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं और नॉर्मली बात कर रहे हैं तो हमारे पास डायलेशन होगी इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। इसको थोड़ा याद करोगे, बस इतनी चीज याद रखनी है, M1 कहाँ पे प्रेजेंट है, M2 कहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी कोई भी कहीं से भी सवाल उठाता है M3, M1 कहाँ पे, ग्लैंड्स में, कौन से ग्लैंड्स में, जीआई ट्रैक्ट के ग्लैंड्स में। करता क्या है, सिक्रीशन ज्यादा करवाता है। तो मैं कोई ऐसी ड्रग दे दूं जो M1 स्पेसिफिक है तो वो क्या करेगी, आपके जीआई ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा करवा देगी, दैट्स इट। M2 रिसेप्टर है, मैंने बाहर से M2 रिसेप्टर पे बाइंड करने वाली कोई ड्रग दे दी है, वो क्या करेगी, आपके हार्ट रेट को जाके कम कर देगी, कंडक्शन वेलोसिटी कम कर देगी, बंदा जो है वो ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि आपने याद कैसे रखना है, M1 कहाँ पे है, M2 कहाँ पे है, दो चीजें याद हो गई। उसके अलावा कोई भी कुछ भी कहेगा M3, अटक जाना नहीं जी, M3 के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास आ जाते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे। तो अल्फा रिसेप्टर्स हमारे पास जो है वो आपके सिंपैथेटिक, हमने कहा है अल्फा और बीटा जो है वो सिंपैथेटिक है। तो अगर मैं इसे आई से रिलेट करूं, ये हमारे पास ज्यादातर जो आपके रेडियल मसल्स हैं उनके, अगर जिन्हें आप डायलेटर मसल्स भी कहते हो, उन उधर प्रेजेंट होता है। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है डायलेटर मसल्स की, मायोड्रेसिस। मैंने आपको पहले कहा था कि डी जो है दैट इज इंडिकेटिंग योर डायलिसिस, मतलब ये कि आपकी जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह याद रख लो, मैंने पहले भी कहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द अकोमोडेशन। आपको टीचर जितना मर्जी कंफ्यूज करें, जो मर्जी करें कि भाई सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या होता है अकोमोडेशन पे, यू विल सिंपली से कि सिंपैथेटिक इफेक्ट होता ही नहीं है अकोमोडेशन पे। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं प्रेजेंट वहां पे। ठीक है, जो हमारे पास अकोमोडेशन का काम है वो आपका सिलरी मसल कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट है दैट इज बेसिकली M3 रिसेप्टर, दैट इज नॉट अल्फा, दैट इज नॉट बीटा, दैट इज नॉट एनीवन एल्स। हमारे पास सिर्फ M2 रिसेप्टर्स होते हैं और उसी ने जो है वो आपकी अकोमोडेशन जो है वो कंट्रोल करनी है। सिंपैथेटिक इफेक्ट नहीं होता अकोमोडेशन पे। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पे, एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या चीज है। फिर हमारे पास आ जाओ आर्टेरियोल्स पे, वेट वेन्यूज पे। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, अल्फा 1 रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होंगे, ब्लैडर पे जो है प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंट ऑपोजिट हो जाएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक में आपने कहा था यहाँ पे जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ये ट्राइगोन को जो है या स्पिंटस को जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो आपकी यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। जो आपने डायग्राम पढ़ी है उससे आपको ये कोरिलेट हो रही है सारी चीजें। अच्छा, फिर हमारे पास जो है लिवर और किडनी जो है, ये चीज आपने याद रखनी है कि किडनी से जो है हमारे पास रैंडम रिलीज को कम करवाते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, और जो लिवर है उधर ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो ज्यादा करवा रहे होते हैं। अल्फा 2, अगर मैं आपसे यहीं पे दोबारा पूछूं कि हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो कौन से कपल्ड हैं, तो आपने फौरन से याद करके बोलना है ये GI कपल्ड है। अगर मैं GI कपल्ड बोल रही हूँ तो आपको फौरन से याद आ जाना चाहिए कि अगर ये GI है तो ये इनहिबिशन कर रहा था, कहाँ पे प्रेजेंट था, प्री साइनेप्टिक जो हमारे पास टर्मिनल से वहां पे प्रेजेंट थे। और जो हमारे पास टर्मिनल है वहां पे क्या कर रहे थे कि अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर उधर जाके बाइंड करता है तो फौरन से जो रिलीज हो रहा होता है उसे ब्लॉक कर देता है एक तरह से। ठीक है, तो नीचे देखो उसने लिखा हुआ है प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल्स में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स पे होते हैं, पैनक्रियास पे होते हैं। अच्छा, प्री नर्व टर्मिनल्स में अगर प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास ट्रांसमीटर रिलीज कम करेंगे, मैंने पहले बता दिया। अगर प्लेटलेट्स पे होंगे तो हमारे पास एग्रीगेशन को कम करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर पेनक्रियास में प्रेजेंट है तो मेनली पेनक्रियास का जो है इंसुलिन सिक्रीशन कम करेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी, अच्छा। फिर आ जाते हैं हमारे पास अच्छा इस चीज पे, ये हमारे पास क्या है बेसिकली बीटा 1। बीटा 1 मैंने आपको कहा आपने कहीं याद रखना है या नहीं याद रखना, यू हैव टू रिमेम्बर कि हमारे पास ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं SA नोड और AB नोड पे। हमने पीछे जो है कौन से मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो है वो हार्ट पे गए थे, मुझे फौरन से सारे बच्चे जो है वो चार्ट बॉक्स में लिख के बताएं।
मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की कौन सी टाइप जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है, M1, M2 या M3? ठीक है जी, M2 प्रेजेंट होता है, वेरी गुड। अच्छा, अब जो है यहाँ पे बीटा 1 प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन योर हार्ट। एसए नोड पे और एबी नोड पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सिंपैथेटिक के? बीटा 1। अब ये देखो, ये हमारे पास हार्ट रेट ज्यादा करेगा, ये हमारे पास जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा करेगा। दैट इज बेसिकली अ टोटली डिफरेंट, यू कैन से टोटली ऑपोजिट जो हमारे पास फंक्शन है उसका हो रहा है। पीछे जो है वो एज सच हमारे पास वेंट्रिकल पे कोई इफेक्ट नहीं था मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स का, ना ही परकेंजी जो है फाइबर्स पे था, लेकिन बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर मसल्स पे भी एक्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास हिस ऑफ परकेंजी फाइबर जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। वहां पे ये क्या करते हैं, हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, कार्डियक आउटपुट ज्यादा करेंगे, कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो परकेंजी फाइबर्स होते हैं एज द फंक्शन कोरिलेट्स, हमारे पास ये कंडक्शन वेलोसिटी भी थोड़ी सी इसकी ज्यादा करेंगे और ऑटोमेटिसिटी ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन का डिफरेंस कहाँ पे आया? अगर आपसे कोई पूछे कि आप एएनएस को कोरिलेट करो थोड़ा बहुत with your sympathetic as well as parasympathetic, so I will say कि हमारे पास जो हार्ट है उसके ऊपर M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो M2 है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है और जो बीटा 1 है वो हमारे पास सिंपैथेटिक है। अब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेकंड क्वेश्चन हो सकता है एसए नोड पे और एबी नोड पे, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे नोड एबी नोड पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या ये एट्रिया वेंट्रिकुलर मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोपरकेंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? तो नहीं, सिंपल इज दैट। जो आपके जो है M3 रिसेप्टर्स M2 रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे देख लो उन्होंने लिखा हुआ है हार्ट में, नो इफेक्ट ऑन द वेंट्रिकल्स एंड द परकेंजी सिस्टम, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। बीटा 1 में और M2 में क्या डिफरेंस है? एक तो बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है एसए नोड और एबी नोड पे, और दूसरा ये कि ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट एज सच नहीं होते, ना परकेंजी सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा बीटा 1 जो है वो हमने पढ़े थे कि वो कहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं, वहां पे क्या करा रहे होते हैं, रेनल रिलीज करवा रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, फिर अगर हम बीटा 2 की बात करें तो उसने आगे सिंपली लिखा हुआ है मोस्टली नॉट इनर्वेटेड। ज्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कोई इनर्वेशन आज सच नहीं मिल रही होती बीटा 2 के रिसेप्टर्स को। एक होते कहाँ पे? ब्लड वेसल्स पे मौजूद होंगे, यूट्रस पे होंगे, ब्रोंक्यूल्स पे होंगे, स्केलेटल मसल्स पे होंगे, लिवर पे होंगे, पैनक्रियास पे होंगे। जो चीज आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे ना अपनी फार्मा में बीटा 2 रिसेप्टर्स के लिहाज से, दैट विल बी नंबर 1 पे आपके ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से रिलेटेड, आपके लंग से रिलेटेड बीटा 2 रिसेप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इसके अलावा आप ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा पढ़ोगे, अल्फा 1 और बीटा 2 ये दोनों ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो आप अपनी बुक में पढ़ोगे। इसके अलावा जो है वो आप एनी हाउ आ जाके पेनक्रियास पे बहुत ज्यादा पढ़ोगे। जो चीज आपने नहीं भूलनी दैट इज कि ब्रोंक्यूल्स पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर अब मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने आपको एक ड्रग दी है दैट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर या नॉन सिलेक्टिव बीटा ड्रग है, एगोनिस्ट है, मतलब इनके ऊपर जाके बाइंड करेगी, नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है? दी मैंने किसको है? एक ऐसे पेशेंट को जो मेरे पास हार्ट का इशू लेके आया था, ठीक है, लेकिन मैंने उसे क्या दी है? नॉन सिलेक्टिव ड्रग दी है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? उसने बीटा रिसेप्टर पे आके भी बाइंड कर जाना है, उसने बीटा 1 पे भी बाइंड कर जाना है, उसने बीटा 2 रिसेप्टर पे भी बाइंड कर जाना है। नॉन सिलेक्टिव का ये मतलब होता है, ठीक है। अगर हम सिलेक्टिव बोलते हैं तो हम कहते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव है या बीटा 2 सिलेक्टिव है, ठीक। अच्छा, अब उस पेशेंट को क्या मसला था? हार्ट का कोई इशू था, मैंने उसे क्या दे दिया? नॉन सिलेक्टिव बीटा कोई ड्रग दे दी है, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट कोई ड्रग दे दी है। अब होगा क्या? उसका हार्ट का तो मसला ठीक हो जाएगा, एनी हाउ उसको ये वाले थोड़े बहुत इफेक्ट्स भी शो होंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली हमारे पास आया था, उसे एक तो ब्रोंक्यूल्स का इफेक्ट था, ठीक है, डायलेशन हो गई ब्रोंक्यूल्स की, आज से डायलेशन आपको कोई इफेक्ट नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकर्स की बात कर दूं, एक पेशेंट था, उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने उसको नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दिया कि आपका जो है वो बीटा 1 इनहिबिट हो जाए, तो बीटा 1 के साथ साथ आपके बीटा 2 भी इनहिबिट हो जाएंगे, और अगर आपका बीटा 2 इनहिबिट होता है तो आपके ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे,
जब आपके ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो इन केस अगर वो पेशेंट एस्थमा का पेशेंट निकलता है तो आपको ये चीज मसला करेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज योर ड्रग्स। यू हैव टू मेमोराइज कि कौन सी ड्रग देनी है किस पेशेंट को, कौन सी नहीं देनी, नॉन सिलेक्टिव देनी है, सिलेक्टिव देनी है, सिलेक्टिव के क्या फायदे हैं, नॉन सिलेक्टिव के क्या फायदे हैं। अगर एक पेशेंट हार्ट के साथ आया तो मैंने उसको और वो एस्थमा का पेशेंट है तो मैंने उसको नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देनी है या नहीं देनी, अगर नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी, उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं एक तो इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी और दूसरा आपको कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी कि यार हमने किस तरह से फार्माकोलॉजी को जो है वो टैकल करना है। आई होप इट इज क्लियर और इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ आई, आई एग्री थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स कि अच्छा यार ये सारा कुछ चल रहा है, हमें करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज थिंग्स तो मुझे बता दें। ये वाले टेबल्स आपके जो है वो मेनली कैप्लन से हैं, ठीक है, और नॉट ऑलवेज नॉन सिलेक्टिव। जितना मैंने आपको कहा है कि आपके पास एक पेशेंट आया, सपोज उसको जो है वो एस्थमा का इश्यू नहीं था, देन नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज सेफ, उससे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यस वी ऑलवेज ट्राई कि हमारे पास जो है सिलेक्टिव ड्रग हो ताकि उसका हमें बीटा 2 की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई काम ही नहीं है बीटा 2 से लेने वाला, तो आप बीटा 1 दोगे। लेकिन फिर लोग जो है वो ये पूछते हैं कि भी नॉन सिलेक्टिव क्यों देते हैं। नॉन सिलेक्टिव समटाइम्स हो सकता है कि आपके जो है वो थोड़ी चीप हो, ठीक है, एक्सेसिबल हो, इतनी महंगी ना हो, तो आप लोग बस दे देते हो कि यार ठीक है कोई मसला नहीं है। प्रोपेनोलोल जो आपकी इंडरॉल होती है, इंडरॉल के नाम से आपके घरों में हो सकता है कोई यूज करता हो, खुदा ना खास्ता। पिछले दिनों मैं भी यूज कर रही थी माशाल्लाह से। तो वो ड्रग जो है वो आप यूज करते हो, नॉन सिलेक्टिव है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं, आई एग्री, लेकिन दैट इज ग्रेट। मतलब आपको देखना पड़ता है कि कॉस्ट इनइफेक्टिव तो नहीं है, क्या चीज है, हो सकता है कि बीटा 1 सिलेक्टिव बहुत महंगी महंगी हो, तो फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स सारे चेक करने पड़ते हैं कि नॉन सिलेक्टिव देनी है, सिलेक्टिव देनी है, कौन सी देनी है। ठीक है जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? इंशाल्लाह फिर कल जो है वो हम कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।